चलो 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 चलो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था? थ्योरी ऑफ मार्केट्स, याद आ रहा है ना? थ्योरी ऑफ मार्केट्स में हम लोगों ने स्टार्ट करा था क्या? परफेक्ट कंपटीशन, करेक्ट है, राइट? चलो पहले हम परफेक्ट कंपटीशन पे आते हैं। हाँ राइट, हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था। परफेक्ट कंपटीशन में फटाफट से बताओ, मार्केट क्या होता है? प्राइस मेकर। फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर। इंडिविजुअल फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर। पर जो पूरा मार्केट है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस हैं, वो क्या होती है? प्राइस मेकर। याद आ गया क्या सबको? है ना, राइट? हम लोगों ने इसमें कैसा पढ़ा था? होमोजीनियस गुड्स होते हैं। आप ज्यादा आप किस पे compete कर पाओगे? क्वालिटी पर ही compete कर पाओगे, क्योंकि आप प्राइस में चेंजेस नहीं कर सकते। ये याद आ रहा है सबको? क्या हो गया? ये हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले, परफेक्ट कंपटीशन। इसमें बताओ प्राइस क्या रहती है? कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि प्राइस किसने बनाई है? मार्केट ने बनाई। याद आ गया क्या सबको? है ना? यस। लाइव वाली जनता सबको याद आ गया? लाइव वाली जनता, तन्वी, अंशुमन, ध्रुमित। चलो थिंक स्टार्टेड तो बोल देते हैं अपन लोग। स्टार्टेड बोलना भूल गई हूं मैं। स्टार्टेड। और किसको बोलना है स्टार्टेड? और कहाँ है अपने ग्रुप्स स्टार्टेड वाले? सीए फाउंडेशन। कहाँ कौस्तुभ? कहाँ कहाँ? अच्छा वो कौस्तुभ कहाँ गया वो? अरे, अरे मतलब कहाँ गया वो? नालायक। चलो 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 चलो, हुजैफा, मोहम्मद, तन्वी, गुड आफ्टरनून। चलो, यस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में, कि अगर हमें नॉर्मली मतलब अगर हमें परफेक्ट कंपटीशन में रहने के बाद भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू इक्वल करना पड़ेगा, और मार्जिनल कॉस्ट शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। याद आ रहा है क्या? ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था, अगर, यस, हमने पढ़ा था कि अगर हमें ऐसे नॉर्मल प्रॉफिट कमाने हैं जिसमें हमारा शटडाउन पॉइंट ना हो, तो हम क्या करेंगे? एबनॉर्मल प्रॉफिट ही कमाना है। ठीक है, देखो नॉर्मल प्रॉफिट कमाना तो सिंपल है, एमसी शुड बी इक्वल टू एमआर एंड एमसी कर्व शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। करेक्ट है, राइट? लेकिन अगर हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाना है, तो पहली बात तो हमें प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। हमारी प्राइस कांस्टेंट नहीं रहेगी, हमारी प्राइस बढ़ जाएगी। अब अगर हमारी प्राइस बढ़ गई है, तो हमारा हो सकता है कि एवरेज रेवेन्यू गिर जाए, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिर जाती है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट चूज करना पड़ेगा जिसमें हमारा एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। जहां पर हमारा एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, वहां पर हमें रुकना पड़ेगा। याद आ गया क्या सबको? यस, ठीक है, हो गया सोनल? हाँ सोनल, वहां क्लास उसको वीडियो में पढ़ना है मुझसे, सोनल को। क्लियर है क्या? बढ़े आगे, ठीक है। सोनल अच्छा फोटो लिया ना तुमने? फोटो खराब हुआ तो देखना। चलो बढ़े आगे। अरे की सुनो, बढ़े आगे। चलो, अपन ने ये पढ़ लिया था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में क्या होगा? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में प्राइस तो सेम ही रहेगी, है ना? शॉर्ट रन में आप प्राइस बार बार बदल सकते हो क्या? नहीं। तो शॉर्ट रन में प्राइस तो सेम ही रहेगी। अब वही चीज है, एमसी कर्व है, तो एमसी कर्व शुड, अब मुझे एक बात बताओ, शॉर्ट रन में प्राइस अगर कांस्टेंट है तो प्राइस इक्वल्स टू ए आर होता है,
और प्राइस इक्वल्स टू एआर इक्वल्स टू एमआर होता है, तो एमसी कर्व कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा, तो ये पॉइंट और ये क्वांटिटी वो हो जाएगी जिसपे आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स होगा एट शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। याद आ गया सबको? तो शॉर्ट रन में वेर प्राइस इक्वल्स टू एमआर इज इक्वल्स टू एआर, और अगर एमसी कर्व नीचे से कट करेगा जैसे कि इतिहास बोलता है, तो हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट पे जहां पर एमसी इज इक्वल्स टू एमआर है वहां पर आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाओगे इन शॉर्ट रन। याद आ गया क्या? अरे बोलो हाँ या ना? यस, बढ़े आगे। अब लॉसेस एट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ठीक है, अब देखना ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले जब अपना प्राइस इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू ए आर है ना, तब हमारी कुछ एक क्वांटिटी है ना, राइट। अब लेट्स से मेरा दिमाग खराब है इसलिए मैंने प्राइस बढ़ा दी, ये सोचकर कि ज्यादा रेवेन्यू होगा। अब अपन ने ये चीज पढ़ी है एक बार कि मैम अगर आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाना है तो आपको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, करेक्ट है। तो हमने प्राइस बढ़ा ली, और हमने उस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सेल करी कि हमारा एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, करेक्ट है। पर ये पलट भी तो सकती स्ट्रैटेजी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने इधर प्राइस बढ़ाई और डिमांड इतनी जुप करके फॉल करी कि मुझे लॉस ही लॉस हो गया। आ रही है क्या बात समझ में, राइट। सो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये हमारा कौन सा है, मार्जिनल रेवेन्यू है, ये वाला मार्जिनल रेवेन्यू है, करेक्ट है। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो उसको मार्जिनल कॉस्ट जो है वो नीचे से कट करेगा, है ना। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। ए पॉइंट पे एमसी इज इक्वल्स टू एम आर, ए पॉइंट पे क्या है, एमसी इज इक्वल्स टू एम आर। पर मेरा क्या है, दिमाग खराब, तो मैं इस P0 पे थोड़ा ना बेच रही हूँ, मैंने तो प्राइस बढ़ा दी। तो अब मेरा दिमाग खराब था इसलिए मैंने प्राइस तो बढ़ा दी है। तो अब मेरी जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही चल रही है पर प्राइस बढ़ चुकी है, करेक्ट है, राइट। इस समय पर मुझे बताओ जो कॉस्ट है वो तो ज्यादा है ना, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो MC है वो तो ज्यादा है। तो अगर लेट्स से इस पॉइंट को हम B बोलते हैं कि B पॉइंट पर प्राइस रहेगी P1 और क्वांटिटी रहेगी Q0। B पॉइंट दिख रहा है सबको, राइट। तो B पॉइंट पे क्या रहेगी, प्राइस P1 और क्वांटिटी Q0। उस टाइम पर MC जो है वो तो बढ़ जाएगा, करेक्ट है। तो B पॉइंट पे MC इज ग्रेटर देन MR। यहां तक क्लियर है पहला, ठीक है। अब दूसरा देखना, दूसरा देखना, ठीक है। अब जब ये बी पॉइंट है, इस समय होगा क्या, अगर हम हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व बनाएंगे, कौन सा कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। अब चूंकि शॉर्ट रन है ना, चूंकि ये शॉर्ट रन है तो हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बनाएंगे, राइट। तो अब देखो, आपको याद है शॉर्ट रन हमने कैसे बनाए थे, टिंग 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 टिंग, और ये लॉन्ग रेंज एवरेज कॉस्ट कर्व याद आ रहा है ना, छोटे छोटे से जिनको हम एनवलप कर्व बोलते हैं, याद आ रहा है ना। सो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मेरा बी पॉइंट पे मैं एवरेज कॉस्ट कर्व देखूंगी तो मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा जाएगा, बी से होते हुए बी पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कर्व ए पॉइंट से जाएगा, करेक्ट है, ये तो क्लियर है सबको। तो ए पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि यही पॉइंट क्या है, ये वाली जो लाइन है कौन सी है, P इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू ए आर। तो ए पॉइंट तो इतना सुंदर पॉइंट है कि इस पॉइंट पर प्राइस और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट सब बराबर है। ए पॉइंट ऐसा है जहां पर एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। मैम देखो ना सारे तो स्ट्राइक कर रहे हैं, ये एवरेज कॉस्ट है, राइट, सॉरी ये वाला एवरेज कॉस्ट है, तो एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला मार्जिनल कॉस्ट है, ये वाला मार्जिनल कॉस्ट से कोइंसाइड कर रहा है, करेक्ट है, राइट। लेकिन बी पॉइंट पे हमारा, अब बताओ, एवरेज कॉस्ट इज आल्सो ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। तो बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तुमने देख लिया, ये मार्जिनल कॉस्ट का पॉइंट है, ये एवरेज कॉस्ट का पॉइंट है,
करेक्ट है, इन दोनों पर ये रेवेन्यू से कहीं ज्यादा है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो पूरा एरिया माना जाएगा जिसमें हमने प्राइस ऊपर कर दिए, उस प्राइस पर हम क्या बेयर करेंगे, लॉसेस। आ रही है क्या बात समझ में, क्या बेयर करेंगे इसमें, लॉसेस। अब हम इसको वापस करते हैं, ठीक है, समझ में आया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक बार वापस करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल, लॉसेस एट शॉर्ट रन, ठीक है, शॉर्ट रन में लॉसेस हमारे क्या रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखना शॉर्ट रन में हमें लॉसेस क्यों हो रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने एक प्राइस फिक्स कर ली, ठीक है, ये जो प्राइस है ये कांस्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस मेकर कौन होता है, मार्केट, डिमांड, सप्लाई, और प्राइस टेकर कौन होता है, इंडिविजुअल सेलर, ठीक है, इंडिविजुअल फर्म। तो इस पॉइंट पर प्राइस इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू ए आर, करेक्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, इस लाइन पर, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन पर अगर कोई भी कर्व इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब वो इक्वल हो जाएंगे, ये सबको मालूम है, ये तो अपना बेसिक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये अपनी क्वांटिटी है, ठीक है, राइट, ये अपना P0 है ना। तो P0 क्वांटिटी पर अगर हम Q0 क्वांटिटी सेल करते, P0 प्राइस पर अगर हम Q0 क्वांटिटी सेल करते हैं, ठीक है, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू तो ये वाला है, करेक्ट है, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो नीचे से कोइंसाइड करके जाएगी, करेक्ट है। तो ये जो पॉइंट है जिसको हम ए पॉइंट बोलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एट, हम इसको क्या बोल सकते हैं, एट P0 and Q0, at P0 and Q0 A point पर price is equals to MR is equals to AR and MR is equals to MC and MC cuts MR from below। तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे तो हम क्या पढ़ चुके हैं, एबनॉर्मल, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट, क्या पढ़ चुके हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट है। ए पॉइंट तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, राइट। अब मैं तुमको इसको एसी से भी प्रूफ करके बता दूंगी, तुम देख लो, ये एसी कर्व हो गया अपना, करेक्ट है, एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो ए पॉइंट पर एक और बात क्या है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। मैम एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट कैसे हुई, क्योंकि ये वाला एवरेज रेवेन्यू का भी तो है ना, प्राइस इक्वल्स टू एमआर इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। तो ये एसी जब उसको कट करेगा तो ए पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ए आर इज इक्वल्स टू एसी, करेक्ट है। तो ए पॉइंट पर हमने एवरेज कॉस्ट या रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया और मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया क्या, कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अब मैंने क्या बताया, मैं हूं नालायक, मैंने क्या किया, प्राइस बढ़ा दी। यस कौन कर रहा है यहाँ पे, शर्म नहीं आ रही है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने प्राइस कर ली P1, ठीक है। अब P1 पे तुम देखो, P1 पे जो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट जो है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, करेक्ट है, ये एवरेज कॉस्ट है ना। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है, करेक्ट है, एवरेज कॉस्ट भी अब यहां से जाएगी, करेक्ट है। तो बी पॉइंट ऐसा है, अब एट बी क्या बोलेंगे हम, एट बी marginal revenue is smaller than marginal cost, average revenue is smaller than average cost। देख लो ना सब नीचे है, marginal cost का ग्राफ भी ऊपर है और average cost का ग्राफ भी ऊपर है, करेक्ट है, राइट। तो एवरेज कॉस्ट भी एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट भी मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, दिस इज लॉस, दिस इज जस्ट नॉर्मल लॉस। समझ में आया सबको बहुत अच्छे से, ये कौन सा लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस। अब समझ में आया कि सबको, लाइव वाली जनता सबको क्लियर है, बढ़े आगे, इजी है। अब शॉर्ट रन में शटडाउन पॉइंट कब आता है, थ्योरी याद करो, हाँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। याद आ रहा है शटडाउन पॉइंट, मैंने आपको बताया था व्हेन एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, इसमें नॉर्मल लॉस हो रहा है अपना, ठीक है। इसमें कौन सा लॉस हो रहा है,
नॉर्मल लॉस हो रहा है। पर जब आपका एवरेज रेवेन्यू इज स्मॉलर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और मैं कह रही हूँ अगर इक्वल भी हो गए ना, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर भी हो गए ना, तुम समझ के चलो शट डाउन करने का समय आ गया है, शटर डाउन करने का समय आ गया है, ताला लगाने का समय आ गया है। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सीधा सा है ना यार, अगर अपना ये एवरेज रेवेन्यू है, करेक्ट है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है ना। प्राइस तो अपने कांस्टेंट, मैम प्राइस क्यों कांस्टेंट ले रहे हो बार बार? बिकॉज सप्लायर इज द प्राइस टेकर, करेक्ट है, राइट है ना। अब चलो, अपना जो मार्जिनल कॉस्ट है वो तो नॉर्मल अपना जा ही रहा है। तो ए पॉइंट ऐसा है जिसमें एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, करेक्ट है, राइट। पर प्रॉब्लम ये हो रही है मैम कि हम ना हमारी एवरेज कॉस्ट कवर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एवरेज कॉस्ट तो ऊपर ही चला गया, वो तो हमारा नॉर्मल लॉस के केस में भी ऊपर ही जा रहा था, करेक्ट है। तो एवरेज कॉस्ट का कर्व तो ऊपर जा रहा है, एवरेज कॉस्ट का कर्व, ये एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट का कर्व एवरेज रेवेन्यू के ऊपर है, करेक्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं इस समय पर एवरेज कॉस्ट इज अबव और ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। पर हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो नॉर्मल लॉस है। मैम प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, ठीक है। या फिर दूसरी सिचुएशन, अगर हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, कलर लेके मैं ले रही हूँ ब्लू, ठीक है। अगर हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसके ऊपर भी आता ना, ये भी अगर एवीसी होता है, ये भी एवीसी होता, दोनों ही हमारे क्या हो जाते, शट डाउन पॉइंट। क्योंकि ये दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, हमारा जो एवरेज रेवेन्यू इज स्मॉलर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तुम सोचो तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि तुम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे हो। एवरेज कॉस्ट इज व्हाट, एवरेज वेरिएबल प्लस एवरेज फिक्स्ड। एवरेज फिक्स तो हमें करना ही होता है कवर, वो तो ठीक है, वो तो कांस्टेंट चल रहा है ना, वो तो वन टाइम कॉस्ट होती है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो ऐसी चीज है ना जो कवर हो जानी चाहिए। पर अगर आप वो भी कवर नहीं कर पा रहे हो, जो कि वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट ए डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में लगती है और प्रोडक्ट में दिखती है, अगर तुम वो भी कवर नहीं कर पा रहे हो और आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या और लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देन इट्स बेटर टू शट इट डाउन। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शट डाउन पॉइंट, जहां पर प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू बट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो गए, तो आप कृपया घर जाइए। समझ में आया? बहुत अच्छे से, दुकान बंद करके, क्लियर है? यस, बढ़े आगे बढ़े आगे, यस। अब देखो, अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। किसकी बात करते हैं? लॉन्ग टर्म की, ठीक है। चल देखो, लॉन्ग टर्म में भी क्लियर है कि नॉर्मल प्रॉफिट में तो क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू AR, है ना, राइट। तो बेसिकली लॉन्ग रन है। अब मुझे एक बात बताओ, चलो अपन इसको ऐसे देखते हैं। अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में तो आप प्रॉफिट थोड़ी तो बढ़ाओगे ही ना, सॉरी प्राइस थोड़ा तो बढ़ाओगे ही ना, राइट। तो लेट्स से ये, अरे अच्छा ये पेंसिल चल रही इसमें, लॉन्ग रन, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हम बना लेते हैं प्राइस मेकर को, ठीक है, और फिर प्राइस टेकर को, करेक्ट है, राइट। अब देखो, हमने देखा कि जो प्राइस मेकर बनाएगा वही प्राइस टेकर लेगा, करेक्ट है। अब ये भी तो प्राइस थोड़ी बढ़ाएगा धीरे धीरे, ये भी तो थोड़ी प्राइस बढ़ाएगा धीरे धीरे, करेक्ट है, राइट। तो ये था हमारा P0, ये हमारा P1, ये हमारा P2। ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं कि इंडिविजुअल फर्म ने अपनी प्राइस बढ़ाई है, मैं कह रही हूं मार्केट ने अपनी प्राइस बढ़ाई है, करेक्ट है। तो पहले हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस थी वो ये थी, फिर हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ के ऊपर हो गई, फिर हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ के और ऊपर चलेगी, करेक्ट है। तो जहां पर हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस लॉन्ग रन में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा सब मार्केट में जो इंडिविजुअल सप्लायर है वो भी अपनी प्राइस बढ़ाते जा रहा है, करेक्ट है, राइट। अब देखो, इन ऑल दीज केसेस, चाहे P0 हो, P1 हो, P2 हो, प्राइस तो कांस्टेंट है। और मैम आपने ही बताया है कि जब प्राइस कांस्टेंट होती है तब प्राइस इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। तो इन ऑल दीज केसेस प्राइस इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR, प्राइस इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है क्या? हम्म
यस। अब सीधी सी बात है ना, जब ये नीचे से कट करेगा तो ए पॉइंट पर भी क्या है, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, बी पॉइंट पर भी क्या है, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, और सी पॉइंट पर भी क्या है, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, क्योंकि ये कौन सा कर्व है, एम सी कर्व। तो एट दिस पॉइंट एम सी इज इक्वल्स टू एम आर एंड एट दिस पॉइंट एम सी इज कटिंग एम आर फ्रॉम बिलो। देखो ए पॉइंट पे तो नीचे से ही कट कर रहा है, बी पे भी नीचे से ही जा रहा है, और सी पे भी नीचे से कट कर रहा है। तो ए बी सी तीनों ही कौन से पॉइंट्स हो गए, नॉर्मल प्रॉफिट के हो गए। समझ में आया क्या सबको, तीनों ही कौन से पॉइंट्स हो गए, नॉर्मल प्रॉफिट के पॉइंट्स हो गए। समझ में आ गया, बढ़े आगे, इजी है। देखो अब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट की। सबसे पहला, इफ एग्जिस्टिंग फर्म्स मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन शॉर्ट फर्म, शॉर्ट रन, करेक्ट है। देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको ये चीज परफेक्ट कंपटीशन के केस में बताई थी कि एग्जिस्टिंग फर्म्स कितना भी चाह ले और शॉर्ट रन में कितना भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा ले, वो लॉन्ग रन में किस पे आ जाती है, नॉर्मल प्रॉफिट। किस पे आती है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि आप कौन से गुड्स बेच रहे हो, होमोजीनियस। तो स्टार्टिंग में आपने फ्री गुड्स बेच के, सैंपल्स बेच के, अच्छी मार्केटिंग करके, सब करके अगर आपने बहुत ज्यादा सुपर नॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा भी लिया ना शॉर्ट रन में, तो भी लॉन्ग रन में आप क्या कमाओगे, नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाओगे। आ रही क्या बात समझ में? यस, ठीक है। तो वैसे में क्या होगा, न्यू फर्म्स विल बी अट्रैक्टेड एंड एंटर द इंडस्ट्री। अगर एग्जिस्टिंग फर्म शॉर्ट रन में क्या कमा रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, तो जो न्यू फर्म्स आएंगी वो अट्रैक्ट हो जाएंगी और उसके बाद वो उसी मार्केट में एंटर करने की कोशिश करेगी। उसके बाद इससे क्या होगा, मार्केट में सप्लाई होगा, और मार्केट में अगर सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा फर्म्स बढ़ गई है, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा। मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा तो जो प्राइस मेकर है मार्केट, वो प्राइस गिरा देगा, है ना, राइट, ठीक है। मार्केट प्राइस गिराएगा, सप्लायर नहीं। अपन ने पढ़ा है ना, सप्लाई बढ़ता है तो सप्लायर प्राइस बढ़ाता है, पर जब सप्लाई बढ़ता है, ठीक है, तो ओवरऑल फोर्सेस में तो क्या होगा, डिमांड सप्लाई के फोर्सेस में उसकी प्राइस तो गिरी जाएगी ना, क्योंकि नाउ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अवेलेबल एवरीवेयर। तो अब जो चीज हर जगह अवेलेबल है, तो ओवरऑल मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। तो जो फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई है वो उसकी प्राइस गिराएंगे। सप्लायर तो बढ़ते मार्केट में ही सप्लाई करना चाहता है। आ रही क्या बात समझ में? जब हमने पढ़ा कि प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ता है, हम हमेशा इंडिविजुअल सप्लायर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। समझ में आया? हम फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की उससे बात नहीं करते हैं। अगर सप्लाई बढ़ेगा कोई प्रोडक्ट का, तो इवेंचुअली क्या होगा मालूम है, उसकी वैल्यूएशन उस प्रोडक्ट की गिर जाएगी, क्योंकि हर जगह अवेलेबल है। और अगर हर जगह अवेलेबल है तो ओवरऑल उसकी मार्केट की वैल्यू, उसकी प्राइस गिर जाएगी। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है। उसके बाद अब क्या हो गया यहाँ पे, अब कॉस्ट कर्व तो ऊपर ही बैठे हैं, रेवेन्यू गिर गया, करेक्ट है। कॉस्ट कर्व तो ऊपर ही बैठे हैं पर रेवेन्यू गिर गया, करेक्ट है। इसके कारण आपका लॉन्ग रन में जो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था, वो शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में जब तक गया, तब तक वो किस में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट में। सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। शॉर्ट रन में आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे, सब लोग मार्केट में घुसने लगे, ठीक है। अरे तुम देख लो ना, डिलीवरी ऐप सारी सारी जितने भी डिलीवरी ऐप्स है, पहले सबसे पहले डिलीवरी किसने शुरू कर दी, सबसे कॉमनली बिग बास्केट। ग्रोसरीज, ग्रोसरीज की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। किसने शुरू कर दी, बिग बास्केट। उसके बाद शुरू करी स्विगी, जोमैटो, इंस्टामार्ट है ना स्विगी का, उसके बाद जेप्टो, उसके बाद ब्लिंकिट, फिर आपका अमेजोन, अमेजोन की दुकान जो भी है ना, ग्रोसरीज। तो ये सब जो है पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा था बिग बास्केट, ठीक है, शॉर्ट रन में। उसके बाद और भी नए लोग आ गए, सप्लाई बढ़ गया, अब हर जगह ये चीज अवेलेबल है, तो उन सभी लोगों को अपनी कॉस्ट कवर करने के लिए पैसा ज्यादा बचा ही नहीं। तो जो उनका एवरेज रेवेन्यू इज मच ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। समझ में आया? तो लॉन्ग रन में वो किस पे आ गए डायरेक्टली, सब लोग प्रॉफिट। तो हम ये बोल सकते हैं, इफ एग्जिस्टिंग फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, विल चेंज टू नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन।
समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से बढ़ेंगे क्या आगे? ठीक है। पर अब प्रॉब्लम ये है ना मैम कि लॉसेस है शॉर्ट रन में, और अगर शॉर्ट रन में लॉसेस है तो एग्जिस्टिंग फर्म क्या करेगी? छोड़ना शुरू कर देगी, मार्केट छोड़ना शुरू कर देगी। अब मार्केट छोड़ना शुरू कर दिया अगर उन्होंने, तो ऐसे केस में क्या होगा? वो ही प्रोडक्ट बेचने वाले अब कम लोग हैं, और कम लोग हैं तो मार्केट प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगी। और जो आपके कॉस्ट कर्व पहले पहले क्या हो रहा था? एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट वाज अबाउट देन एवरेज रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि तब लॉसेस थे, तो एवरेज कॉस्ट, क्योंकि प्राइस गिर गई ना, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट जो है, सॉरी प्राइस बढ़ गई ना, तो आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो बढ़कर ऊपर आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर क्या होगा? एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। तो एग्जिस्टिंग फर्म्स शॉर्ट रन में अगर क्या कमा रही है? लॉसेस, तो ऐसे केस में लोग इंडस्ट्री छोड़ना शुरू कर देंगे, उसके कारण वो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो इसके कारण उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस, मार्केट प्राइस, जो मार्केट डिमांड सप्लाई से प्राइस बनती है, प्राइस मेकर, वो प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो प्राइस पहले P0 थी, अब सबने छोड़ दिया तो प्राइस हो गई P1, और हमारा कॉस्ट तो पहले भी उतना ही था। तो ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, इस पर एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। तो लॉन्ग रन में आप किस पे आ गए हो वापस? नॉर्मल प्रॉफिट। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो लॉन्ग, तो सीधी सी बात है, हमने क्या समझा? शॉर्ट रन में चाहे आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो या फिर लॉसेस इनकर कर रहे हो, लॉन्ग रन में LAR, लॉन्ग रन एवरेज, लॉन्ग रेंज एवरेज रेवेन्यू विल बी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, LAR विल बी इक्वल टू LAC इन लॉन्ग रन। समझ में आया क्या? कोई डाउट, समस्या, आपत्ति किसी को भी? अरे बोलो, बोलो ना। हाँ, सो गए हो क्या लाइव वाली जनता? सिटी मॉल, अच्छा कोई एग्जाम्पल दे रही है? चलो, देखो किस टाइप की आवाजें हो रही उधर? निधि, सिद्धि, सिद्धि। चलो, अब बताओ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या क्या चीज जरूरी है परफेक्ट कंपटीशन में? सबसे पहला, अगर आपका जो LAC है वो अगर LAR के बराबर हो जाए, या LMC है वो LMR के बराबर हो जाए। LAC क्या है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, वो किसके बराबर हो जाएगा? लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू। अपन ने पढ़ ही लिया ना कि अगर शॉर्ट रन में आप लॉसेस कर रहे होंगे तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ जाएगी और आपकी एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाएगी। और अगर आप शॉर्ट रन में क्या कमा रहे थे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो आपके मार्केट प्राइस जो है वो धीरे धीरे गिर जाएगी और आपके एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो इवेंचुअली लॉन्ग रन में आपका जो भी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट था या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट था, वही आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, ये सब कुछ के बराबर हो जाता है। बट इट ओनली वर्क्स इन परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है अभी भी? नॉट द सप्लायर बट ओनली द मार्केट। तभी ये सब चीजें पॉसिबल है। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, राइट। जो हमारा आउटपुट है वो LAC पर प्रोड्यूस होगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फिर जब प्लांट्स अच्छी कैपेसिटी पर काम करेंगे, तब जब हमारे प्लांट्स अच्छी फुल कैपेसिटी पे काम करेंगे, तो एक प्रोडक्ट बनाने का जो खर्चा होगा वो हम एवरेज कॉस्ट में कवर कर लेंगे। जब हमारे प्लांट्स फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तो एक यूनिट बनाने का जो मार्जिनल कॉस्ट है, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा है, वो टेक्निकली उसकी एवरेज कॉस्ट ही होगी। ध्यान से सुनना, एक मशीन है जिससे अभी मैं क्या कर रही हूँ, जिससे मैं अभी 10 यूनिट्स बनवा रही हूँ। ठीक है, एक मशीन है जिससे अभी मैं 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, तो मशीन की 10 यूनिट्स है, तो 10 यूनिट्स की जो भी कॉस्ट होगी, इसमें पर यूनिट जो कॉस्ट होगी वो एवरेज कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, लेट्स से अब मैं उस मशीन से 11 यूनिट्स बनवाने लग गई और अब वो मशीन फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। मैंने नई मशीन नहीं खरीदी है, मैं उसी मशीन से
क्या कर रही हूँ, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनवा रही हूँ, क्या खर्चा लगेगा उसमें, वही मैम जो 10 यूनिट्स में लग रहा था, इसमें कुछ अलग से कॉस्ट नहीं लग रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं जब हमारी मशीन फुल कैपेसिटी पे काम करती है तो जो हमारी उस प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट है ना, वही हमारी उसकी मार्जिनल कॉस्ट होगी। तो व्हेन मशीन्स आर वर्किंग ऑन फुल कैपेसिटी, एलएमसी इज इक्वल्स टू एलएसी। आ रही है क्या बात समझ में? इसके लिए जरूरी क्या है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो या फिर ऑप्टिमम एलोकेशन हो। करेक्ट है, राइट? उसके बाद कंज्यूमर्स जो है वो क्या पे करना चाहेंगे, मिनिमम पॉसिबल प्राइस। उस समय जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होगा वो हमारे मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का जो हमारा रेवेन्यू है पर यूनिट, उतना ही हमारा एक एक्स्ट्रा यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू होगा। समझ में आ रही है क्या बात? तो उस समय पर एलएमआर और एलएआर, तुम देखो ना कितनी सुंदर कंडीशन चल रही है, सिचुएशन चल रही है। मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, ये सब प्राइस के बराबर है ना, राइट? कितनी बढ़िया सिचुएशन चल रही है। इस समय हमारी जो मशीनरी है वो मैक्सिमम पे काम कर रही है, कंज्यूमर हमारे लिए हमारी रिकॉर्ड की हुई प्राइस को पे करने को तैयार है। क्लियर है सबको? ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम फर्म। ये सब बिल्कुल फेक है, ऐसा कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, ये सिर्फ एक सिचुएशन, एक थ्योरी है। ठीक है, यस, बढ़े आगे, है ना? एंड लास्ट इज व्हाट, मार्केट मैकेनिज्म इंश्योर्स ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हमारा मार्केट की प्राइस चलेगी ऐसे कि हमारा एवरेज कॉस्ट जो है लॉन्ग रन में वो एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा ना आए, या मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा नहीं है। क्लियर है? यस, डन, बढ़े आगे। अरे बोलो, चल अब सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होगा? कुछ नहीं, जैसा होता है वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं है। अरे जब प्राइस P0 थी तब मेरा सप्लाई था, जब प्राइस P1 हो गई तो मैंने सप्लाई बढ़ा दिया, जब मेरी प्राइस Q1 हो गई, P1 हो गई तो मैंने सप्लाई भी और बढ़ा दिया। यही करता ना अपन तो। पर परफेक्ट कंपटीशन है तो मैम यही प्राइस ला कौन रहा है, मार्केट। तो प्राइस तो मार्केट बढ़ा रहा है, क्वांटिटी मैं बढ़ा रही हूँ, तो सप्लाई कर्व तो जैसा होता है वैसे ही जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? यस, कोई डाउट है इसमें? इजी है ये तो। हाँ हाँ, लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में देखो, शॉर्ट रन में तो मार्केट इतनी जल्दी प्राइस बढ़ा ही नहीं सकता ना, पर सप्लायर ये तो करेगा ना कि प्राइस बढ़ेगी तो अपनी क्वांटिटी सेलिंग बढ़ा देगा, सो दैट ज्यादा प्रॉफिट निकाल के लेके जाएगा। करेक्ट है, राइट? तो अगर लॉन्ग रन में प्राइस पहले P0 से P1 हो रही है और P1 से P2 हो रही लॉन्ग रन में, तो हम बस कुछ नहीं, हम प्राइस को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, हम किसको बढ़ाना चाह रहे हैं यहाँ पे, बस क्वांटिटी को। हम किसको बढ़ा पाएंगे, सिर्फ क्वांटिटी को। आ रही है क्या बात समझ में? कोई डाउट समस्या है इसमें? बढ़े आगे, यस, बोलो। अब हम आते हैं मोनोपोली, एक सप्लायर, वेरी हार्ड टू एंटर मार्केट, कोई कंपटीशन नहीं है। करेक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली। तो मोनोपोली के फीचर्स क्या है? सबसे पहले होता है सिंगल सेलर। अच्छा, सिंगल सेलर का मतलब यहाँ पर यह है कि आप अकेले ही हो जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपके कंपेटिटर्स भी नहीं है और आपके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, आ रही है की बात समझ में? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या, जो जल्दी स्विच कर सके, जो एकदम आसपास है कि भाई कंज्यूमर ने इससे इसमें स्विच कर लिया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो आप अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें आपके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, कंपेटिटर्स तो है ही नहीं, तो आप बन जाओगे सिंगल सेलर राजा, और मेरे राजा वो क्या हो गया, मोनोपोली। क्लियर है सबको? यस। फर्म इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री, इसमें जो फर्म बोलेगी वो इंडस्ट्री में प्राइस चलेगा, तो इसमें तो उल्टा हो जाएगा मैम। हु इज द प्राइस मेकर हियर, द फर्म, द इंडिविजुअल फर्म। और फिर हु इज द प्राइस टेकर हियर, द मार्केट। रेलवे, IRCTC, like Indian government on armed material, armed forces,
आ रही है क्या बात समझ में? बढ़े आगे। अब इसमें ऑफ कोर्स एंट्री रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, हर कोई जो भी चाहे वो एंटर तो नहीं कर सकता इसमें, ठीक है, राइट। स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं एंट्री के, क्यों? इकोनॉमिक बैरियर्स होते हैं, इकोनॉमिक बैरियर्स मतलब पैसा ही नहीं है घुसने का, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स होते हैं कि भाई हमारे पास इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, इतना बड़ा ब्रांड नेम ही नहीं है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि उस सिंगल सेलर को हम क्या कर सके, कंपीट कर पाए, उसको मात दे सके, उसको चैलेंज कर पाए। लीगल बैरियर हो सकता है गवर्नमेंट ने उसको मोनोपोली की अथॉरिटी दे रखी हो, मोनोपोली स्टेटस दे रखा हो। आर्टिफिशियल बैरियर, आर्टिफिशियल बैरियर मतलब ऐसे जो छोटे मोटे साइड के बैरियर्स होते हैं, एडिशनल बैरियर्स होते हैं, जिसे कंज्यूमर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कंज्यूमर का मन उसमें लगा हुआ है उसी मोनोपोली वाली कंपनी में, ऐसे बहुत सारे साइड में कुछ एडिशनल बैरियर्स होते हैं जिसके कारण आप एंटर नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं होता। देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब ये नहीं बोलूंगे बिल्कुल ही कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तुम ट्रेन की जगह फ्लाइट से तो जा सकते हो ना, फ्लाइट या ट्रेन की जगह बस से तो जा सकते हो ना, ये ट्रेन की जगह खुद कार ड्राइव करके भी तो जा सकते हो ना। आ रही बात समझ में, राइट। तो हाँ दिक्कत आएगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। आ रही क्या बात समझ में? क्या नहीं है? क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लियर है। उसके बाद अच्छा मुझे बताओ, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई कंपनी का तो उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहेगी? अगर कोई कंपनी का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहेगी? जीरो। मैम कंपेयर ही किससे करोगे? आ रही बात समझ में? तो इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ सब्स्टिट्यूट देन इट्स क्रॉस इलास्टिसिटी वुड बी जीरो, क्लियर है। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी इसकी कैसी रहेगी? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी है जो मोनोपोलिस्ट है, ठीक है, राइट, जो मोनोपोली है, ठीक है, अगर उसने प्राइस बढ़ाई तो आप डिमांड बहुत ज्यादा गिराओगे क्या? नहीं, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। तो इसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 बोल सकते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक बोल सकते हैं, यस मतलब उसकी 1 से कम आएगी इलास्टिसिटी। मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल ही लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा आप कितनी भी प्राइस बढ़ाओ, ऐसा नहीं है। पैरेलल टू एक्स, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं हो सकता है, लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि लोगों को कम फर्क पड़ेगा, तो लेस देन इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक, क्लियर है सबको? यस, ठीक है। और डिमांड कर्व कैसा रहेगा? वही जैसा रहता है, नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग। आ रही क्या बात समझ में? बढ़े आगे, बोलो। तो हमने ये सारी चीजें बोली, डिमांड कर्व ऊपर से नीचे रहेगा, फर्म इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री रहेगी, ठीक है। और दूसरा मार्केट डिमांड कर्व विल बी इक्वल टू फर्म्स डिमांड कर्व। तो यहां पर भी तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर आपकी जो प्राइस है वो आप डिसाइड करोगे। अब इनिशियली तो आपने प्राइस हाई रखी, करेक्ट है, इनिशियली तो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, फिर फलाने फलाने रीजन से अगर आपका एवरेज रेवेन्यू गिरता है, गिरा 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 गिरा, जीरो तक आ सकता है एवरेज रेवेन्यू, और मार्जिन रेवेन्यू गिरा 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 माइनस में आ सकता है। आ रही क्या बात समझ में? यस, बहुत अच्छे से। तो ये बेसिकली क्या है कि जब आपकी प्राइस हाई है, आप हाई प्राइस पे बेच रहे हो, और उसके बाद अब उसको धीरे 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 आपकी एवरेज रेवेन्यू गिरता जाएगा, करेक्ट है। इनिशियली तो चूंकि आप अकेले हो जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपका इनिशियली तो एक यूनिट पे आप ज्यादा कमा पाओगे क्योंकि आपका प्राइस ज्यादा है, करेक्ट है, राइट। लेकिन एक समय के बाद तो आपको पर यूनिट अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, तो पर यूनिट रेवेन्यू कम होगा। पर यूनिट रेवेन्यू को हम बोलते क्या है? व्हाट इज पर यूनिट रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू। तो हमारा पर यूनिट रेवेन्यू गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, एवरेज रेवेन्यू गिर रहा है, 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 जैसे जैसे टोटल रेवेन्यू गिर रहा है हमारा एवरेज रेवेन्यू भी गिर रहा है। एक समय आएगा जब वो जीरो टच कर देगा। ये कब होगा मैम? एवरेज रेवेन्यू जीरो कब होगा? जब हमारा टोटल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। मैम टोटल रेवेन्यू जब कब जीरो होगा? जब क्वांटिटी जीरो हो गई ना। और मार्जिनल रेवेन्यू उस समय पर नेगेटिव में चला जाएगा। ये सब तो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें मोनोपोलिस्ट क्या होता है? प्राइस मेकर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, दैट इज दे टेक द प्राइस एंड दे जस्ट डिटरमाइन द आउटपुट। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है? इंडिविजुअल फर्म इज द प्राइस मेकर, दे डिसाइड द अमाउंट ऑफ आउटपुट, और जो पूरा का पूरा मार्केट होगा वो क्या होगा? प्राइस टेकर। समझ में आया कि सबको? यस, ठीक है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि चूंकि अब यहाँ पर मार्केट नहीं चल रहा है, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस मार्केट डिटरमाइन नहीं कर रहा है,
इसलिए प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी, टेक्निकली प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमको मालूम है, प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड गिरेगी। तो आपको सप्लाई उस तरह से करना है कि एक इक्विलिब्रियम आ जाए, इन सच अ वे कि आप इतनी भी प्राइस मत बढ़ा दो कि आपकी एक भी क्वांटिटी नहीं बिके, वरना एवरेज रेवेन्यू वही गिरते जाएगा गिरते जाएगा गिरते जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? क्यों गिरता है एवरेज रेवेन्यू? बिकॉज आप प्राइस सही नहीं रख रहे हो। आ रही के बात समझ में? बहुत अच्छे से। तुम इमेजिन करो अगर रेलवेज फ्लाइट्स जितनी प्राइस रखने लग जाए, वैसे तो बढ़ी गई है आजकल ट्रेन की प्राइस भी, ठीक है, बट समझ लो अगर ट्रेन आपको 7,000 8,000 रुपए मिलने लग जाए, तो क्या लोग ट्रेन से ट्रैवल करेंगे? नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर यूनिट रेवेन्यू तो गिर गया ना आपका, और एवरेज रेवेन्यू गिर रहा है, और फिर एडिशनल यूनिट का रेवेन्यू भी गिर रहा है, वो ज्यादा तेजी से गिर रहा है, एवरेज रेवेन्यू धीरे धीरे गिर रहा है। फिर एमआर जो है वो हमारा एक्स एक्सेस को पार करके नेगेटिव चला जाएगा, और हमारा एवरेज रेवेन्यू मतलब जो हमारा टेक्निकली टोटल रेवेन्यू है वो 0 तक चला जाएगा। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? बोलो। यस। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा शॉर्ट रन में? एमसी इक्वल्स टू एमआर, एसी इक्वल्स टू एमसी इक्वल्स टू एमआर, एसी इक्वल्स टू एआर। दिमाग ही खराब हो गया लड़के का, ठीक है। तो जो हमारा एमआर जो भी रहेगा हमारा एमआर, उसको एमसी जो है वो नीचे से अगेन कट करेगा फॉर शॉर्ट रन। तो लेट्स से अगर फिलहाल ये प्राइस है, ठीक है, फिलहाल ये हमारी प्राइस है, ठीक है, तो इस समय पर ए पॉइंट पर एमसी इक्वल टू एमआर, करेक्ट है। अगर हम प्राइस और सप्लाई बढ़ा देंगे तो इस पॉइंट पर भी एमसी इक्वल्स टू एमआर, करेक्ट है। तो आप ऐसा करो कि आप अपनी क्वांटिटी और प्राइस या तो दोनों बढ़ाओ, या फिर दोनों, मतलब आप ऐसा इक्विलिब्रियम मेंटेन करो जहां पर एमसी इक्वल्स टू एमआर हो एंड एमसी कर्व कट्स एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। यस, ये तो हमने माना जब प्राइस थोड़ा सा कांस्टेंट था, करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं जो हमने अभी बनाया था, ये एमसी एमआर कर्व है, करेक्ट है, राइट। अगर ऐसा प्राइस जिसपे एमसी कर्व नीचे से कट करके जाए, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। बताओ, ये एमआर कर्व ऊपर से नीचे जा रहा है, एमसी कर्व नीचे से ऊपर जा रहा है, एमसी कर्व एमआर कर्व को नीचे से कट कर रहा है ए पॉइंट पे। अब चलो मैंने प्राइस बी रख ली, मैंने वो अभी जो बताया था उसमें प्राइस कांस्टेंट थी, अब मैंने प्राइस जो है वो P1 कर लिया, ठीक है। तो प्राइस मेरी P1 हो गई है, क्वांटिटी में बढ़ाऊंगी, है ना, राइट, Q1। तो यहां पर मुझे बताओ ये पॉइंट पर क्या हो रहा है? लॉस, क्योंकि एमआर कर्व तो नीचे जा रहा है, और एमसी कर्व जो है वो तो यहां पर कट हो रहा है ना, करेक्ट है। तो बी पॉइंट पर ये देख लो ना, बी पॉइंट पर एमसी को एमआर कट ही नहीं कर पा रहा है, या एमआर को एमसी कट ही नहीं कर पा रहा है। आ रही क्या बात समझ में? यस, बहुत अच्छे से। तो बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा मैम? एमसी इक्वल्स टू एमआर एंड एमसी कर्व शुड कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। समझ में आया क्या? बहुत अच्छे से। बढ़े आगे, पिटना है क्या? गर्मी नहीं लग रही तुम लोगों को? अच्छा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कमाओगे? कैसे कमाओगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, सुपर नॉर्मल। प्राइस बढ़ा दो बस, बस कुछ नहीं मिला, तुम कस्टमर, तुम ग्राहक को परेशान कर दो प्राइस बढ़ा बढ़ा के। हाँ, कॉस्ट भी तो कम कर सकते हो। कॉस्ट कम करना नहीं आता? नहीं आता, मना कर रहा हूं, नहीं आता, मुझे तो नहीं आता। इसे पूछ लो मैम, मुझे तो नहीं आता। क्यों यार, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो यार? हाँ, सुबह तुमने पहले 8 से 11 लॉ पढ़ा, उसके बाद
राव को थोड़ी नींद की जरूरत है। क्या लेने लग गए सुबह सुबह से, पहले ही बताओ। व्हाट हैव यू स्टार्टेड कंज्यूमिंग? नहीं, तुम पहले अपने में डिसाइड कर लो क्या है। एक से 3 लॉ था। मैम बहुत दिनों बाद बाद मिले हो ना, सस्ते नशे। तो मैं, मेरे से क्या है, मैं क्या करूं? कुछ तो सागर नलायक, कुछ तो अलग ही चल रहा है तुम लोगों का क्या। मैं थोड़ी ना इसको कुछ सप्लाई कर रही हूँ यार, डीलर ही बना दिए इसे मुझे। चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपन ने अभी पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में, शॉर्ट रन में तो आप क्या करते हो, अब नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हो, बट लॉन्ग रन में वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट में। इज इट पॉसिबल कि आप शॉर्ट रन में तो एबनॉर्मल कमा ही रहे हो, लॉन्ग रन में भी एबनॉर्मल कंटिन्यू कर लो इन मोनोपोली? मोनोपोली पॉसिबल है। हाँ ना मैम, जब हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट रन में एबनॉर्मल, लॉन्ग रन में नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर अंदर आ गए। इसमें सप्लायर आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे ना। तो सीधी सी बात है, देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि शॉर्ट रन में अगर आप एबनॉर्मल प्रॉफिट एज अ मोनोपोली कमा रहे हो, आप लॉन्ग रन में मोनोपोली में एबनॉर्मल कमा सकते हो। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ competition. Clear है? Yes. So there is a good possibility that LAR would be greater than LAC and LMR would be greater than LMC. आ रही है क्या बात समझ में? ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल है, बट ये सब कैसे पॉसिबल है, जब आप अपनी कॉस्ट कम करो, अपने प्लांट एंड मशीनरी को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तक यूज करो। ठीक है, अगर आप अपने प्लांट मशीनरी को ज्यादा तक यूटिलाइज करोगे तो आपको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी। इसी बात है ना, बल्क में प्रोड्यूस करते हो तो एवरेज कॉस्ट कम पड़ती है, सबको मालूम है ना। बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो एवरेज कॉस्ट कम पड़ती है, अगर हम कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो हमें पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा लगती है। तो अगर आप प्लांट एंड मशीनरी को अपनी मैक्सिमम फुल यूटिलाइजेशन तक उसको यूज करोगे तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट और आपकी एवरेज कॉस्ट दोनों कम रहेगी। मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू तो वैसे भी ज्यादा ही था, तो विच इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। करेक्ट है ना। ये तो हमने पढ़ लिया था पहले भी कि जो अपनी परफेक्ट कंपटीशन थी और मोनोपोली दोनों ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये था कि मैम लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल कैसे कमाए, मोनोपोली है तो वो कमा ही सकते हैं क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं। आ रही क्या बात समझ में? और फर्म ही प्राइस मेकर है। अच्छा, यहाँ पर मोनोपोली क्या करती है ना, सबसे खास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैं इसको एक गुड्स, लेट्स से मैं इसको, ये रिमोट है वो 100 रुपए में बेच रही हूँ बीम को, इसको मैं 90 में बेच रही हूँ, सुमित को मैं 95 में बेच रही हूँ, इसको मैं 85 में बेच रही हूँ, उसको मैं 105 में बेच रही हूँ, उसको तो मैं 150 में बेच रही हूँ। मुझसे क्या, मैंने क्या क्या? नहीं 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 नहीं, जागृति मुझे बहुत पसंद है, वो पूरे टाइम जागती है क्लास में, और सोनल जो है वो पूरे टाइम सोती है क्लास में। ठीक है। हाँ हाँ, अरे मैं समझ गई यार, मजाक करी, सागर पूरा क्लैरिफिकेशन, मैम मैंने ऐसे नहीं बोला, मैम 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 सॉरी मैम सॉरी मैम। अरे मजाक, सब समझ गई, मेरे को दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वैसे भी बच्चे ना लाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे आते हैं। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या बोलता है, एक ही प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस पर जब एक मोनोपोली सेलर बेचता है तो उसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। मैम ऐसा कर सकता है क्या? कर सकता है, क्योंकि वही राजा है ना, और तो कोई कंपेटिटर है नहीं जो उसको बदनाम कर दे कि देखो, गौर से देखो सेलर को, वो आपको एक ही प्रोडक्ट अलग अलग सेलर अलग अलग प्राइस पे बेच रहा है, हम तो नहीं बेच रहे, तो अब हमारे पास आओ। कोई है ही नहीं ना ऐसा, कोई कंपेटिटर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ किस में पॉसिबल है, मोनोपोली में पॉसिबल है, क्योंकि द सेलर इज एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। क्लियर है सबको?
यस, ठीक है मैम। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। अब हम क्यों करते हैं ये सब? एक तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, सरप्लस स्टॉक को सेल ऑफ करने के लिए, लाइक सरप्लस स्टॉक को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, बल्क में सेलिंग शुरू कर दी। मैं आपको एक बात बताऊं, अपना एक वो था, एक ये क्या था यार, वो एक पार्लर टाइप का था कुछ तो, ठीक है। तो वहां पे वो नेल्स वेल्स करने के लिए मेरे को फोन किया उन्होंने कि आपको ये करवाना है क्या? तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, बताओ कितने के प्राइस है। उसने प्राइस बताई, मेरा वही मूड ऑफ हो गया, मैंने नहीं। पर फिर मैंने बोला अच्छा आपकी ब्रांच का है? बोला मैम हमारी ब्रांचेस तो विमान नगर और 2-3 जगह। उसने बोली पर ये ऑफर सिर्फ बानेर के लिए ही है। तो क्या वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? कर ही रहे ना, वो कर ही रहे ना। मैम मोनोपोली तो नहीं है उनकी, उनकी मोनोपोली नहीं है, बट वो अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है कि वो अपने आप को एज मोनोपोली ट्रीट कर सकता है, करेक्ट है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आपको ये डिस्काउंट लेना है तो आप बानेर में ही आओ, विमान नगर में नहीं देंगे आपको। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करना चाह रहे हैं, अपना सरप्लस स्टॉक डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। कभी कभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जितना कॉस्ट लगा उतना प्रॉफिट आ जाए, उसको अचीव करने के लिए भी हम अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस पर बेचते हैं। उसके बाद फॉरेन मार्केट्स के लिए, फॉरेन में सस्ता बेच दिया उसको कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और आखिरी में टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग। इक्विटी थ्रू प्राइसिंग मतलब, इक्विटी थ्रू प्राइसिंग का मतलब जो जैसा डिजर्व करता है उसको उतनी प्राइस पर प्रोडक्ट मिले। एयरपोर्ट पे प्रोडक्ट, जो कॉफी एयरपोर्ट पे महंगी मिलती है वही कॉफी दूसरी जगह सस्ती मिलती है। आ रही बात समझ में? करेक्ट है। तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लोग ये मानते हैं कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाकर इतनी महंगी फ्लाइट कर ही रहे हो तो खाना भी महंगा खाओ, और अगर आप बाहर से खरीद रहे हो तो आप सस्ता खाओ। आ रही बात समझ में? तो या इक्विटी का देखो, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको बराबर मिलना चाहिए, करेक्ट है, राइट। लेट्स से मेरे पास एक पिज्जा है ना, मेरे पास एक पिज्जा है, और पिज्जा का, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग ये? सुनना, अब मैं बताती हूँ, पहले सुनो। ये मेरे पास एक पिज्जा है, और पिज्जा की अब 6 स्लाइस हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर है 8 बच्चे, ठीक है। तो अब मैं ये पिज्जा को कैसे बांटूं, है ना? तो अब मैं, हाँ सोनल सो गई है, ठीक है। तो सोनल सो गई पर जागृति कुछ ज्यादा ही जाग रही है, तभी क्या करेगा कोई? ठीक है। तो मैंने बोला कि सबसे ज्यादा भूख किसको लग रही है। अब मैंने देखा था कि जो अपनी सिद्धि है ना, सिद्धि है, वो कॉफी पीकर आई है, मानसी जो है वो कॉफी पीकर आई है, तो उनको थोड़ा ना मिलेगा। हो गए अब 8 में से 6 लोग। आ रही है क्या बात समझ में? मेरे पास तो और चॉइस ही नहीं है, सबने मैसेज डिलीट कर दिए। आ रही है क्या बात समझ में? सो द पॉइंट इज कि इक्विटी का मतलब है कि जो जैसे डिजर्व करता है उसको वो मिले। इक्वालिटी मतलब सबको बराबर मिले, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, दैट इज इक्वालिटी। इक्विटी मीन्स जो जितना डिजर्व करता है उसको वो मिले। तो आप प्राइस के थ्रू अपने कस्टमर्स में इक्विटी लाना चाह रहे हो कि जो जैसा डिजर्व करता है वो उतनी प्राइस पे करे। समझ में आ रहा है? इसलिए डीमार्ट में प्रोडक्ट सस्ता है और बाहर प्रोडक्ट महंगा है। क्लियर है? यस, ठीक है। पढ़े आगे। नाउ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कुछ चीज जरूरी है। पहली बात तो सेलर का कंट्रोल चाहिए भाई। आप डिस्क्रिमिनेट तभी कर पाओगे जब आपका मार्केट पे कंट्रोल हो, जैसे कि मोनोपोली, करेक्ट है। दूसरा मार्केट सेगमेंटेशन। आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट तब कर पाओगे जब आपके मार्केट भी बहुत सारे हैं। एक ही मार्केट है उसमें आप कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर लोगे? करेक्ट है। आपके मार्केट में सब डिविजन है कि भाई आप बैंगलोर भी बेच रहे हो, आप पुणे भी बेच रहे हो, आप इंदौर भी बेच रहे हो, या फिर बूढ़े लोगों के लिए बेच रहे हो, बड़े लोगों के लिए बेच रहे हो, यंग लोगों के लिए बेच रहे हो, किड्स के लिए बेच रहे हो। अलग अलग मार्केट होगा तब आप उन मार्केट्स में डिस्क्रिमिनेशन कर पाओगे। मार्केट ही एक है तो उसमें कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे? आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है। उसके बाद डिफरिंग इलास्टिसिटी। नाउ
डिमांड, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर कहीं पर, मुझे एक बात बताओ, तुमको तेज भूख लग रही है, ठीक है, तुम सोचो कि तुम बहुत अमीर हो फिलहाल, तुम्हारा साल भर का 1 करोड़ का पैकेज है। कितना पैकेज है? 1 करोड़ का पैकेज है, ठीक है। अब जब तुम एयरपोर्ट पे गए और तुम्हें कॉफी, तुमने बोला कि भैया ये कॉफी कितने की है, वैसे तो तुम पूछना ही बंद कर दोगे, बट अगर तुमने पूछ लिया, ठीक है, और ने बोला कि मैम ये 250 रुपए की है, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? नहीं, पहले मैम असिस्टेंट बात करेगा, हम बात नहीं करेंगे। हाँ, यस। तो लेट्स से तुमने 250 रुपए में कॉफी पी ली। अब तुम अगली बार वापस 1-2 हफ्ते बाद वापस एयरपोर्ट गए, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, वही एयरपोर्ट लुक वगैरह के साथ, है ना। अब तुम गए, अब तुमने बोला कितने की? बोला 300 रुपए की, ठीक है। एक बार का अंदर का मिडिल क्लास जाग गया और तुमने बोला क्या भैया 50 रुपए महंगी कर दिया आपने कॉफी। बट मुझे एक बात बताओ, विल यू रेजिस्ट योर सेल्फ फ्रॉम बाइंग इट? नो। आ रही है क्या बात समझ में? तो ऐसे मार्केट, इक्विटी, अब देख लो, ऐसे मार्केट जो ज्यादा प्राइस पे करने के काबिल है, वहां पे इलास्टिसिटी कैसी रहेगी? लो, रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो वहां पर आप क्या ज्यादा प्राइस कोट कर सकते हो? हाँ। और वहां पे थोड़ी प्राइस बढ़ा और भी थी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां की इलास्टिसिटी रिलेटिवली लेस देन 1 है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है। समझ में आया सबको? यस, ठीक है। लेकिन ऐसे मार्केट्स जहां पर लोगों को प्राइस से फर्क पड़ता है, वहां पर अगर आपने थोड़ी भी प्राइस बढ़ाई या ज्यादा ही प्राइस रखे स्टार्टिंग से, तो वहां की इलास्टिसिटी ऑलरेडी मोर देन 1 है, इलास्टिसिटी ज्यादा है, और आप और प्राइस बढ़ाओगे तो और परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा वो। तो करेक्ट है, राइट? भाजी भाजी मंडी, सब्जी मंडी, करेक्ट है, राइट, है ना। या फिर ये भैया, पास वाले भैया अभी कितने की कॉफी देते हैं? 10 रुपए देते हैं? 10 रुपए की देता है। अगर उन्होंने कॉफी 50 रुपए कर दिया, अपन में से कोई भी खरीदेगा क्या? वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल, कि बिल्कुल एकदम दिमाग ही खराब हो गया, 50 रुपए जेब से निकालने पड़ रहे हैं, तो 5 दिन की एक बार कॉफी पीनी पड़ेगी फिर। आ रही है क्या बात समझ में? राइट। तो आप प्राइस वहां ज्यादा रखोगे जहां पर इलास्टिसिटी लेस है, और वहां कम प्राइस रखोगे जहां पर इलास्टिसिटी ज्यादा है। ये तो बेसिक हो गया, ठीक है। नो स्कोप ऑफ रीसेल, द बायर्स ऑफ लो प्राइस्ड मार्केट सेगमेंट शुड नॉट बी एबल टू रीसेल, ये ध्यान रखना, वरना आपका पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा। वो मार्केट जहां पर आपने कम प्राइस में बेचा, वहां पे मेक श्योर कि वो लोग वो प्रोडक्ट को खरीद रहे और कंज्यूम ही करे। ऐसा नहीं कि वो जाके रीसेल कर दे। अब तुम सोचो, तुम लेट्स से एक मोबाइल फोन है, ध्यान से सुनना, मोबाइल फोन लेट्स से तुमने अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग रखा है, ठीक है। तुमने मोबाइल फोन एक मार्केट में, एक मार्केट में बेचा 50,000 रुपए का, और एक मार्केट में बेचा 80,000 रुपए का, ठीक है। तो एक में 80,000, एक में 50,000 का बेचा। तुमने सोचा कि यार यहाँ के जो लोग हैं ये कम प्राइस डिजर्व करते हैं, तो उन्होंने 50,000 का बेच दिया, करेक्ट है। अब जिन्होंने 50 में खरीदा वो निकले एबले, शा, एकदम शाणे नालायक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 65,000 में 15,000 के प्रॉफिट पे उसी को बेच दिया। तो भी उस मार्केट से तो वो सस्ता ही बेच रहा है ना, करेक्ट है। तो ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या सबको? ठीक है। उसके बाद MR at same price. Assume that a monopolist charges a single price of ₹30 for his product and sells them at two अलग अलग मार्केट जिसमें अलग अलग इलास्टिसिटीज हैं। तो मुझे बताओ, आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रहेगा क्या? नहीं। दोनों जगह इलास्टिसिटीज अलग है, तो आपको इवेंचुअली प्राइसेस भी अलग रखनी पड़ेगी। समझ में आया? दोनों जगह क्या कम है, क्या अलग है? इलास्टिसिटी। तो आपको प्राइसेस भी तो अलग रखनी पड़ेगी, करेक्ट है। क्योंकि एक बंदा, एक मार्केट थोड़ी प्राइस चेंज में बहुत रिएक्ट करेगा, और एक बंदा थोड़े प्राइस चेंज पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, करेक्ट है, राइट। तो आप वैसी प्राइस रखोगे जो दोनों मार्केट में काम आ जाए। क्लियर है सबको? यस। नाउ एट द सेम प्राइस MR, मार्जिनल रेवेन्यू इन टू मार्केट्स विल बी डिफरेंट। सीधी सी बात है, आप एक ही प्राइस दोनों मार्केट पे रख रहे हो, तो दोनों मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू तो अलग रहेगा। क्यों अलग रहेगा? क्योंकि इलास्टिसिटी अलग है। देखा, सिर्फ जागृति जाग रही है, ठीक है। दोनों मार्केट में सिर्फ क्या रहेगा? अगर प्राइस सेम रही तो मार्जिनल रेवेन्यू फिर भी अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी अलग है। आ रही है क्या बात समझ में? यस। मैम अब बताओ,
जिसमें इलास्टिसिटी 2 है वहां पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा रहेगा या जिसमें इलास्टिसिटी 5 है? बताओ। बताओ 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 बताओ। जहां पे इलास्टिसिटी 2 है, मतलब ये भी मोर देन 1 ही है, पर लोग प्राइस पे ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरा मार्केट जिसमें तो लोग प्राइस पे बहुत ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो बताओ मार्जिनल रेवेन्यू किस में ज्यादा रहेगा? तुम उल्टा सोचो, अगर थोड़ी भी प्राइस गिराई क्वांटिटी शूट अप कर जाएगी, जुप। याद आ रहा है क्या? यस। तो अगर तुमने थोड़ी भी प्राइस बी मार्केट में गिराई ना, तो ऐसे केस में आपके जो बायर्स है वो ऑफ कोर्स क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट बी में खरीद लेंगे। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। यस ठीक है। नाउ आउटपुट का कैसा रहेगा? आउटपुट का कैसा रहेगा? ज्यादा आउटपुट किस में बेचोगे? जहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा है, जहां पे कम है? ज्यादा है, तो इसमें भी मार्केट बी में ही हमें बेचना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है। क्लियर है? बहुत अच्छे से बढ़े आगे। पॉइंट ऑफ इक्वालिटी, मोनोपोलिस्ट विल रीच ए पॉइंट वेयर एमआर इन बोथ मार्केट बिकम इक्वल बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ आउटपुट। अब लेट्स से आपने ए मार्केट में कम बेचा, बी मार्केट में ज्यादा बेचा, बट वहां पे थोड़ा अनसोल्ड रह गया, तो आपने ए मार्केट में ट्रांसफर कर दिया। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आउटपुट और प्राइस दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर पॉइंट ऑफ इक्वालिटी सेम होगा। आ रही है क्या बात समझ में? यस। और फिर हमें आउटपुट इधर से उधर ट्रांसफर करने में या प्राइस इधर से उधर ट्रांसफर करने में बिल्कुल भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। क्लियर है? यस। बढ़े आगे। ऐसे मत करो यार, बस। चलो ठीक है, लेकिन अब सुन लो, मैं पहले ही बता रही हूं, ठीक है? कल हम लोग, कल लेक्चर तो है, कल हम लोग ये चैप्टर और साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस साइकिल दोनों कंप्लीट करेंगे। तो कल मन बनाकर आना, ठीक है? और लाइव वाली जनता, तुम लोग ये पढ़ लो यार, क्या करो इधर उधर की बातें। वेजिटेबल एग्जाम कहाँ दे रहा है? वेजिटेबल शॉप। लेक्चर मोस्ट लाइकली 2 बजे के आसपास रहेगा, क्योंकि 2 तक आई थिंक शुभम सर का लेक्चर है, आई गेस। अकाउंट्स तो है ही, ठीक है ना? यस। डन। चलो अब अपन मिलते हैं कल। आज लॉ का ओवरडोज हो गया इसलिए, हाँ